17 साल की उम्र में मेरी शादी पड़ोस वाली आंटी से हो गई। आज मेरी उस आंटी के साथ सुहागरात थी। मुझे तो सुहागरात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आंटी को अच्छे से एक्सपीरियंस था। सुहागरात का डरते डरते मैं कमरे में दाखिल हुआ तो आंटी घूंघट डाले बैठी हुई थी, जो कि मेरी बीवी बन चुकी थी। सुहागरात को लेकर वे बहुत बेकाबू हो चुकी थी। इसके जज्बात मुझे अच्छे से दिख रहे थे। मैंने आंटी से कहा, मुझे सुहागरात मनाना नहीं आता, आप प्लीज़ सो जाएं। लेकिन आंटी ने झटके से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो आती है ना, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। मैं मना कर रहा था, लेकिन आंटी ने तो खुद ही मेरे साथ वे सब कुछ करने लगी थी। तभी मुझे मेरे पूरे जिस्म में करंट लग गया था। तो आंटी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरे जिस्म पर फेर रही थी कि तभी आंटी ने झटके से मेरा पूरा हाथ, सुहागरात को लेकर हर लड़के की तरह मेरे भी कई सारे खौफ थे जो आज पूरे के पूरे तरीके से टूट चुके थे। मैं दूल्हे का चेहरा पहने अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी शादी मेरी पड़ोस की आंटी से ही हो गई थी, जिसकी उम्र 40 साल थी। माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी पड़ोस की आंटी के साथ कर दी। दोस्तों ने मुझे कहा कि तू कैसे सुहागरात की रात इस आंटी को संभालेगा, क्योंकि तू तो सिर्फ अभी 17 साल का है और अभी तो तुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मैं मन मार कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मेरी उम्र से तो इतनी बड़ी हैं, तो शायद मेरे साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगी, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी जो बीवी थी वे एक खूबसूरत सी नाइटी पहनकर बिस्तर पर लेटी थी। जब मैं इसके नज़दीक गया तो उसने मुझे पकड़कर ऐसा कुछ किया जिससे मेरी रात भर चीखें निकल गई, क्योंकि इसने रात भर मेरे साथ, मेरा नाम समीर है, मेरी उम्र 17 साल है, मेरे घर में माँ बाप और मेरी एक छोटी बहन रहा करती थी। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मैं माँ बाप का एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया था। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी से ज़िंदगी बिता रहे थे कि तबीयत अचानक हमारे मोहल्ले में एक औरत रहने के लिए आई। इसके साथ इसकी बेटी भी रहती थी। सुना था कि वो औरत बेवा है। इस आंटी का घर हमारे घर के सामने वाले घर में था। अक्सर हमारी गली के लड़के इस लड़की पर लाइन मारा करते थे। मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद आ चुकी थी, क्योंकि वो थोड़ी चुपचाप सी रहती थी और इसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं होता। मैं भी धीरे धीरे इस लड़की को पसंद करने लगा था। जब वो छत पर जाती तो मैं भी इसे छुप छुप कर देखता रहता था, लेकिन आज तक मैंने अपने प्यार का इजहार इसके सामने कभी नहीं किया था। मैं इन दिनों 10वीं जमात के एग्ज़ाम दिए थे। इसके बाद कुछ महीने तक मेरी छुट्टियां थीं, जो छुट्टियां मैंने अपने घर पर ही यूं ही काट कर बिताई थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ दिया करता था। मैं अक्सर दोस्तों के साथ बैठा करता तो वे अक्सर वो इस लड़की की तारीफ़ किया करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि वे लड़की बेहद ही खूबसूरत है। वे किसी भी हाल में इस लड़की को हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैं मन ही मन इस लड़की को पसंद कर बैठा था। इसके बारे में मैंने अपने दोस्तों से भी कुछ नहीं कहा था। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि इस घर में इस औरत के साथ कोई मर्द नहीं रहता, सिर्फ वो औरत अकेली रहती है और इसके साथ इसकी बेटी रहा करती है। एक रात को हमारे घर की बिजली चली गई थी। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तभी उस पड़ोस की आंटी ने हमें देखा था। हम अपने घर के दरवाजे पर बैठकर बहुत परेशान हो रहे थे, पसीने से लथपथ हो चुके थे। इस वक्त पड़ोस की आंटी हमारे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ, आपके घर के लाइट चली गई है क्या? मेरी माँ ने कहा कि पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जो हमारे घर की लाइट चली गई है। पूरे मोहल्ले की लाइट है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घर की गई है। और देखिए, गर्मी से तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। तभी वे पड़ोस की आंटी कहने लगी कि आप एक काम करें, अब मेरे साथ मेरे घर चलें। घर तो सामने वाले घर में ही है और वह घर बहुत ही बड़ा है, आप सब लोग आराम से आ सकते हैं। और पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? शुरू शुरू में तो मम्मी को हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि मम्मी तो इस औरत को इतना जानती ही नहीं थी। लेकिन इस औरत की काफ़ी बार बोलने से हम लोगों ने मशवरा किया कि हम एक रात के लिए इसके घर पर रुक जाते हैं। किसका घर तो हमारे सामने वाले घर में ही है और वह कई महीनों से यहीं पर रह रही है, और ऐसी कोई बात भी हमें सुनने को नहीं मिली जिससे हम डरें।
इसी वजह से हम सब ने इस औरत की बात को मान लिया था। लेकिन शायद यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तो इस औरत के घर जाने की बड़ी ही खुशी थी, क्योंकि इसी बहाने से मैं इस लड़की को और नज़दीक से देख सकता था। इसके बाद हम लोग अपना कुछ सामान लिए और इसके घर चले गए थे। इस औरत के घर जाने से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि गर्मी से हमारे कपड़े पूरे तरीके से भीग चुके थे। उस औरत ने हमें रहने के लिए 2 कमरे भी दिए थे, जिसमें हम आराम से रह सकते थे। लेकिन मैं बार-बार इस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वे रात के इस वक़्त अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होगी। यही सोचकर मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था, और जब सुबह हुई तो हम सब ने बैठकर नाश्ता किया था, क्योंकि आंटी ने हमें घर वापस जाने ही नहीं दिया। वो कहने लगीं कि नाश्ता करके ही जाइएगा। मम्मी ने काफ़ी बार इनकार भी किया था, लेकिन इस औरत ने मेरी माँ का दिल जीत लिया था, और तभी से इनकी और मेरी माँ की दोस्ती बन चुकी थी। धीरे-धीरे इसी तरह मेरे माँ-बाप भी इस औरत को अपने घर पर बुलाने लगे थे, और मैं भी अक्सर बहाने-बहाने से उनके घर पर जाया करता था। इसी तरह हमें पूरा 1 साल बीत चुका था, और इस 1 साल में मेरी माँ की इस औरत के साथ काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वो दोनों पक्की सहेलियाँ बन चुकी थी, जिससे मैं काफ़ी खुश था। मैंने सोच कर रखा था कि मैं 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लूँगा और इसके बाद इस लड़की का हाथ माँग लूँगा। मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था कि तभी एक दिन आंटी मेरे पास आईं और मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने लगी। इस वक़्त माँ भी बगल में थी। मेरी माँ ने कहा कि इसकी 12वीं के एग्ज़ाम में ये दाखिल हुआ है, और अब इसके लिए मैं कोई अच्छी सी टीचर ढूँढ रही हूँ, ताकि ये और अच्छे से पढ़ सके। तभी आंटी कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसा खर्चा करने की। तुम कल से ही इसे मेरे पास पढ़ने के लिए भेज देना। मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूँ, और इसे बहुत ही अच्छा पढ़ाऊँगी, और यकीनन ये एग्ज़ाम में पास भी होगा। मेरी माँ को इस औरत पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से उन्होंने तुरंत इसकी बात को मान लिया, और मैं भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं इस लड़की को देखने के बहाने अक्सर इसके घर में जाना ही चाहता था। दूसरे दिन वे बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपनी किताबें उठाकर आंटी के पास पढ़ने के लिए चला गया। आंटी ने पहला दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, लेकिन एक बात बड़ी ही अजीब थी। इस लड़की ने आज तक कभी भी मुझसे बात नहीं की थी। हम लोग इतनी बार एक दूसरे के घर आ चुके थे, लेकिन कभी भी इसने हमसे बात करने के लिए वे बाहर नहीं आई। वे ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। एक दिन मैंने आंटी से पूछा, तभी आंटी मुझे कहने लगी, बेटा मेरी बेटी अपने बाप के मरने के बाद ऐसी हो चुकी है, वे किसी से ज़्यादातर बात नहीं करती। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मैं इसके अच्छे से लड़के से शादी कर दूंगी, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मैं भी ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश था, और अच्छे से मन लगा कर पढ़ने लगा। लेकिन जब मैं रोज़ आंटी के पास पढ़ने के लिए आता, तो वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती, जिससे मुझे थोड़ा अजीब सा लगता। अक्सर बहाने बहाने से वे मेरी पीठ को सहलाती, कभी मेरे बालों को छेड़ने लगती, और कभी कभी तो मेरे हाथों को पकड़ कर सहलाने लगती। ये सब देख कर मुझे बड़ा ही ख़राब लगता, लेकिन मैं आंटी समझ कर इन बातों को टाल दिया करता। सोचता था कि वो मुझसे बेटा जैसा प्यार करती हैं, इसी वजह से शायद ऐसा करती होंगी। इसी तरह करते करते पूरे 5 महीने बीत चुके थे। एक दिन मेरे माँ बाप शादी में गए हुए थे। इस दिन मैं पढ़ने के लिए आंटी के पास आ गया, क्योंकि मम्मी पापा मुझे शादी में अपने साथ लेकर नहीं गए थे। आंटी भी कहने लगी कि आप परेशान मत करें, ये मेरे साथ ही रहेगा। इसी वजह से मम्मी भी बेफिक्र हो चुकी थी। इस दिन रात को आंटी फिर मेरे बगल में आईं और बहाने बहाने से मेरे हाथों को छूने लगी, और फिर तभी वे मेरे पास एक दूध का गिलास लेकर आईं। कहने लगी कि बादाम के दूध को पीने से तुम्हारा दिमाग और तेज़ होगा, और तुम पढ़ने में और ज़्यादा होशियार भी हो गए हो। मैं भी आंटी की बातों में आकर चुपचाप वे दूध पी लिया, लेकिन जैसे ही मैंने वे दूध पिया तो मैं पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। इसके बाद आंटी ने मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मम्मी पापा सामने खड़े थे, और मेरी माँ बस आंसू बहाए जा रही थी। जब मेरी माँ ने से पूछा कि माँ क्या बात है, तो माँ मुझे कहने लगी, ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तुझे क्या होश नहीं था ये सब करने से पहले। मैंने कहा कि आपका मतलब क्या है। तभी माँ कहने लगी, मैं तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजती थी, लेकिन तू तो यहाँ कुछ और ही करता था। तभी मैंने देखा कि आंटी रोते हुए कमरे में आई और कहने लगी कि मैंने इसे पूरी रात रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रुका, और अब मेरे पेट में इसका बच्चा भी है। ये बात सुनते ही मेरे पूरे होश खो चुके थे, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने
मैंने कहा कि आप ये सब क्या बात कर रही हैं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि आंटी और रोने लगी। तभी माँ गुस्से में आई। तभी मेरी माँ ने मुँह पर चाटा मारा और मैं अपनी बेगुनाही भी साबित ना कर सका। मेरे माँ-बाप ने मुझ पर यकीन नहीं किया। वे तो सोचने लगे कि लड़का जवान हो रहा था, इसी वजह से इसने गलत काम कर दिया। लेकिन मैं मन ही मन बहुत रो रहा था। मैं बार-बार इन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी आंटी बार-बार कहने लगी कि अब मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगी, एक तो मैं ऐसे ही बेवा औरत हूँ, अब मेरे पेट में इसका बच्चा भी है, लोग तो मुझे ज़लील करेंगे। तभी मेरी माँ ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज के आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूँगी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। बाबूजी भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। वो कहने लगी, शाहीन तुम एक बात सोच लो, तुम ये जो फ़ैसला कर रही हो ये तुम्हारे बेटे के लिए सही रहेगा। तभी माँ कहने लगी, ये तो इससे करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इनकार भी किया, मैंने माफ़ी माँगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने देखा कि वो लड़की भी दूर खड़ी चुपचाप मुझे देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। मुझे ज़बरदस्ती दूल्हे का सेहरा पहनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। घर पर ही ये शादी की गई, जिसमें चंद लोग ही शामिल थे। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था। मैंने ज़िंदगी को लेकर क्या-क्या सोचा था, वो सारे के सारे ख्वाब टूट चुके थे। मेरे माँ-बाप ने भी मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। शादी के बाद मुझे मेरी बीवी के पास भेजा गया तो वह आंटी थी। मेरे कमरे में जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं बार-बार अल्लाह को याद कर रहा था कि आखिर मुझे किस किस्म की सज़ा दी गई है, जो मैंने कभी की ही नहीं। मैं दुखी मन लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर बैठ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं चुपचाप अंदर गया और बिस्तर पर जाकर बैठ चुका था। तभी वे मुझे कहने लगी, क्या तुम मेरा घूंघट नहीं उठाओगे? क्या आज की रात तुम मुझ पर मोहब्बत नहीं लुटाओगे, जैसे कल लुटा रहे थे? ये बात सुनकर मैं चुपचाप बैठ चुका था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो कल भी कुछ नहीं किया था। तभी मेरी बीवी कहने लगी कि देखो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और अब तुम ही इसके बाप हो, और इस बात को अच्छे से मान लो और इस रिश्ते को बखूबी से निभाओ। फिर मेरी बीवी ने खुद ही मुझे पकड़कर मेरे साथ वो सब किया जो मैं ज़िंदगी में कभी करना ही नहीं चाहता था। मैं ज़िंदा तो था, लेकिन मुझ में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। बस मेरी आँखों से आँसू ही निकल रहे थे। इसी तरह सुबह भी हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरी बीवी कमरे से जा चुकी थी। मैं जल्दी उठा और वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर वापस आ गया। जब मैं घर से बाहर निकला तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाने लगे। कुछ मेरे बारे में बुरा कहने लगे, कुछ मुझ पर तरस खाने लगे। लोगों की बात भी मुझे अंदर ही अंदर निचोड़ रही थी। मेरे तो जीने की उम्मीद ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मेरे माँ-बाप ने मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मेरे जो दोस्त थे वे भी मुझसे पूछते थे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी जो तुमने इस औरत के साथ वे सब किया। लेकिन मैं किसी को भी अपने बारे में कुछ बात नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं चुपचाप वहीं दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार शराब को हाथ लगाया था। आज मैं जमकर पिया था और पीते-पीते कब रात के 1 बज चुके थे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं कैसे-तैसे गिरता पड़ता अपने घर में दाखिल हुआ तो देखा कि दरवाज़ा इस लड़की ने खोला। इसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि तुम भी जानती थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हें भी सारी सच्चाई का अच्छे से मालूम था, लेकिन तुम तो कुछ बोली ही नहीं। मेरे मुँह में जो आ रहा था मैं बोल रहा था। कमरे में चला गया। कमरे में जैसे गया तो मैंने देखा मेरी बीवी बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मैं भी चुपचाप इसके बगल में जाकर लेट चुका था, लेकिन फिर आधे घंटे बाद मेरी बीवी का फ़ोन बजने लगा। तभी मेरी बीवी इस फ़ोन को उठाकर कमरे के बाहर निकल चुकी थी। ये सब देखकर हैरान रह चुका था कि भला इतनी रात को इसे किसका फ़ोन आ रहा होगा, लेकिन मुझे इससे क्या ही लेना देना था, ये सोचकर मैं दोबारा सोने लगा। सुबह जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैं इसे हमेशा दूरी बनाकर रहता था। अब मैं रोज़ यूँ ही तड़प-तड़प कर अपनी ज़िंदगी जी रहा था। मेरी ज़िंदगी तो मानो और जैसे पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैंने एक बात बहुत अच्छे से गौर की कि वह लड़की अब रोज़ मुझे छुप-छुप कर देखा करती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ भी बात नहीं करती थी। अब मैं ज़्यादातर वक़्त घर से बाहर ही बिताता था, रोज़ रात को लेट ही घर आता। एक दिन मैं रात को लेट लौटा तो मैंने देखा कि कोई आदमी घर से बाहर निकल रहा था। जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो मुझे हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करने का सोच रही हूँ। ये लड़का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब मैंने इस लड़के को देखा उसका हुलिया बिल्कुल भी शरीफ
शरीफ लड़कों जैसा नहीं था। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कोई बात नहीं की और ना ही इससे कोई बहस की, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं था। इसी वजह से मैंने इस बात को भी जाने दिया, लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे जाकर पूछताछ ज़रूर करनी चाहिए थी। अब रोज़ रात को मेरी बीवी का फ़ोन आता और वे कमरे से बाहर चली जाती और किसी से बात करने के बाद वापस मेरे बगल में आकर लेट चुकी होती। ये सब देखकर मैं हैरान रह चुका था कि इसकी ज़िंदगी में तो कोई और मर्द है ही नहीं, तो आखिर ये किससे बात करती है इतनी रात रात को। मैं अपने माँ बाप के पास भी जाता तो वो भी मुझे धक्के मार के घर से निकाल देते। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा दुखी हो चुका था। मैंने जीने की उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दी। एक रात मैंने बहुत शराब पी रखी थी और जैसे ही मैं घर की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि वह जो लड़की थी वो भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो? वे कहने लगी कि जो तुम्हारी बीवी है वह तुम्हें आज किसी बड़े सेठ के पास भेजने वाली है। जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वह तो तुम्हारी माँ है ना, और आज तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो जब इतने वक्त से तुम कभी बात करने आई ही नहीं, और जब मेरे साथ इतना गलत हुआ तब तुम क्यों नहीं बोली, और आज तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुमने सच्चाई इस वक्त क्यों नहीं बताई। तभी इसने अपना सर झुका लिया, लेकिन इसके बाद वे मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस औरत की बेटी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और उन्होंने इस औरत को मुझे बेच दिया था। वो औरत एक धंधा करने वाली थी। वे अक्सर शरीफ लड़कों को फंसाकर इनसे शादी कर लेती और फिर इन्हें कहीं दूर जाकर बेच देती थी, और इसी तरह तुम्हारे साथ भी वो करने वाली है। मैंने आज तक कभी इसके खिलाफ नहीं गई, क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह थी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ना कहीं मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ़ में देखकर मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं रहा गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये सारी कहानी सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि इसका मतलब मैं सही था और इसने मेरे साथ गलत किया है। मैंने इसे कहा कि अब मैं घर से नहीं भागूंगा, क्योंकि ऐसे ही माँ बाप के सामने मेरी इज्जत गई है। माँ बाप मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं इस औरत की सच्चाई सामने ला कर रखना चाहता हूँ जिसमें अब तुम मेरा साथ दोगी। वो लड़की मुझे गहरी आंखों से देखने लगी, कहने लगी कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने इसके कान में सारी बात अच्छे तरीके से समझा दी थी। इसके बाद जैसे ही मैं रोज़ की तरह घर वापस गया, आज मेरी बीवी ने मुझे दूध का गिलास थमा दिया। मुझे पता था कि वो मुझसे क्या चीज़ की उम्मीद कर रही है। मैंने जानबूझकर इसके सामने दूध का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाने के लिए बाहर गई, मैंने इस दूध को बाहर फेंक दिया था और फिर सोने का नाटक करने लगा। मेरी बीवी ने दोबारा चेक भी किया। ऐसे लगा कि मैं पूरी गहरी नींद में चला गया हूँ। कुछ देर बाद इसने कुछ आदमियों को बुला लिया और वह मुझे उठाकर लेकर जाने ही वाले थे कि तभी पर वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वे सब के सब घबरा चुके थे। मैं मौका पाकर अपनी आंखें खोली और इन चोरों को दबोच लिया था। पुलिस ने जल्द इन लोगों को पकड़ लिया। वो औरत ये देखकर हैरान रह चुकी थी। वो कहने लगी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी वो लड़की सामने आई, पुलिस को कहने लगी और पुलिस को सारी सच्चाई बताई। जब लड़की सच्चाई बता रही थी तो उसने मेरे माँ बाप को भी घर में बुला लिया था और उन्होंने भी अपने कानों से वो सारी बात सुनी, जिसमें वो लड़की बता रही थी कि इस औरत ने इस लड़के को दूध में नींद की दवा दी थी, जिसे पीने के बाद ये लड़का गहरी नींद में जा चुका था। लेकिन इस वक्त इस औरत ने ही इसका फ़ायदा उठाया था। इसने दूसरे दिन इसके माँ बाप को बुला लिया और कहा कि इनके बेटे ने इस औरत के साथ गलत संबंध बना लिए हैं, जिसकी वजह से मजबूरन इसके माँ बाप ने इसकी शादी इस लड़के के साथ करवा दी। लेकिन इसमें इस लड़के का कोई दोष नहीं था। ये सब तो इस औरत की ही साजिश थी। इस लड़के ने अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई थी। हम सभी इसकी बातों को सुनकर आंखों में आंसू आ चुके थे। पुलिस भी इस औरत को ले जा चुकी थी। माँ बाप को भी अब अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास हो चुका था। वो मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग गए। वे कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो बेटा, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। आज मैं बहुत रोया था। आज कितने दिनों के बाद आखिरकार सच्चाई सबके सामने आई थी। ये सब देखकर मैं बहुत खुश था। 1 महीने इस औरत को तलाक दे दी और इसके बाद इस लड़की के साथ शादी कर ली। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।